सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमस्कार साथियों। सीटेट 6 सितंबर को जिनका भी एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो ऐसे भाई बहन बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सिर्फ 8 पेज के मैं आपके मास्टर नोट्स लेकर के आया हूँ। जिनका भी सीटेट पेपर 2, चाहे वो मैथ साइंस वाले हों या एसएसटी वाले हों, तो अगर आपका जो है भाषा लैंग्वेज आपने हिंदी सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको ये जो 30 में 30 मार्क्स है वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिलेबस मेंशन किया है, ठीक है, कि कोई हवाई बातें नहीं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके सामने, आप जा करके मैच कर लेना। एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो आपके सामने ये 8 पेजेस के, देखो आप एक सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस के मास्टर नोट्स रहने वाले हैं। 1 सेकेंड। और बहुत बेहतरीन क्लास होगी, एनसीईआरटी बेस्ड होगी और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कोई लंबा चौड़ा मैराथन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 पेजेस के मैराथन होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो है आपके इस मास्टर नोट से, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन गई है सीटेट सितंबर 2026 क्रैश कोर्स के नाम से। और अगर आप ये नोट्स चाहते हो, मैं पहले ही बता दूं स्टार्टिंग में, इसके बाद मैं जिक्र नहीं करूँगा। जिनको भी ये नोट्स चाहिए 9935523329। आपके पास टाइम कम है और इधर उधर भटक के मैराथन देखने से अच्छा है आप लिमिटेड पेज के नोट्स पढ़ो। इसकी खासियत ये है कि आप मेरे किसी भी सब्जेक्ट के ले लो, आप पेपर 1 ले लो, मैथ साइंस ले लो, पेपर 2 का या एसएसटी ले लो, सबको आप 3 से 4 घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते हो। इसके साथ एक खासियत है कि वीवीआईपी जो एमसीक्यूज़ दे रहा हूँ, पिछले 10 से 12 साल के जो 100 कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं बार बार, सिर्फ वही उठा के दे दिया है मैंने, ठीक है। इसके साथ पेडागोजी भी एकदम बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो चलो एक बार देख लो फटाफट से 8 पेजेस ये सब आपके सामने रहने वाले हैं। जहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, सिर्फ और सिर्फ वही फैक्ट्स उठा के डाल दिए मैंने, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। सिर्फ 8 पेज में पूरा आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, सिर्फ और 8 कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलो देखो, टॉपर मास्टर नोट्स हो गया, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं नोट्स के लिए टेलीग्राम पे। बाकी ये पेड नोट्स है, ये 99 रुपीज़ इसका चार्ज है। अगर आप चाहें तो ले करके अपनी तैयारी और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, सीटेट पेपर 2 हिंदी मास्टर नोट्स। इसमें हम जो है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसमें हमने जो है एनसीईआरटी देखो यहाँ पे एनसीईटी लिखा हुआ है साथियों, ये चीज़ें थोड़ी सी मिस है। एनसीईआरटी टॉपर्स एंड रिटेन नोट्स फॉर्मेट। अब आ जाओ यहाँ पे, एनसीटीई होना चाहिए था, अब आ जाओ। देखो सीटेट पेपर 2 भाषा सेकंड हिंदी पाठ्यक्रम का खाका 30 आउट ऑफ 30 ये आपका सिलेबस है। अपडेट ध्यान से देखो, 15 प्रश्न आपके जो ग्रामर से आते हैं और 15 पेडागोजी से। इस वीडियो को देखने के बाद ये 15 पेडागोजी कहीं जाने वाले नहीं है। इसके साथ जो वीवीआईपी जो 100 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो 15 आपके ये हैं, इसमें 2 पैसेज आएंगे, ठीक है। 2 अपठित गद्यांश होंगे, एक नाटक का होगा, एक काव्य या कविता का होगा, जिसमें कंप्रिहेंशन, निष्कर्ष, व्याकरण और वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो ग्रामर वाले क्वेश्चन रहते हैं वो आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामर के रहते हैं इन 15 नंबर में। तो थोड़ी सी बेसिक ग्रामर भी डालने वाला हूँ मैं। बाकी जो मेन फोकस है 8 पेज के, वो इधर वाले 15 नंबर पे रहेगा। बाकी क्योंकि आप तो पैसेज तो कर ही ले जाओगे, लेकिन उसमें जो ग्रामर के क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा दूँगा। चलो आ जाओ फटाफट से। देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खंड व जो 15 नंबर के आते हैं पेडागोजी वाले। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के बारे में देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में देखिए। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको बताया था। जो लोग नहीं देखे वीडियो, ऑलरेडी से जो है इंग्लिश से करा दी है, उसको जा करके देख लेना। देखो, भाषा अर्जन और अधिगम क्या होता है। लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज को सीखना, अधिगम करना और अर्जन करना, वो दोनों में अंतर समझो आप। देखिए, इस टॉपिक से कम 2 से 3 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आइए दोनों के अंतर को समझते हैं। देखिए, प्रकृति देखिए पहले। भाषा जो अर्जन एक्विजिशन होता है और लर्निंग होता है अधिगम। अर्जन और अधिगम में अंतर समझिए। ये जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो भाषा अर्जन प्राकृतिक होता है और इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से। जैसे आप विद्यालय में बच्चा सीखता है तो वो औपचारिक यानी फॉर्मल शिक्षा होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रकृति रूप से बच्चा सीखता है। जैसे वो चलना सीखता है, वैसे ही वो बच्चा जो है, आप देखेंगे कि बोलना भी सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दिन जाके स्कूल में पढ़ेगा फिर बोलना सीखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो अर्जन होता है वो प्राकृतिक रूप से होता है, इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक रूप में, अनजाने में हो जाता है। लेकिन अधिगम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है ना। ये अचेतन मन के माध्यम से अर्जित किया जाता है, अनकॉन्शियस। और ये जो होता है ये सचेतन कॉन्शियस माइंड से होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा अधिगम क्या है, और फॉर्मल है, और एक अर्जन क्या है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ठीक है। स्थानीय परिवेश देखो, अब भाषा अर्जन जो एक्विजिशन होता है, घर, परिवार, पास पड़ोस, समाज से बच्चा सीखता है। और बाकी जो लर्निंग है, अधिगम है, वो विद्यालय, कक्षा कक्ष एवं शिक्षण संस्थान, जो आपके औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र हैं वहाँ से। भाषा का रूप, जो भाषा अर्जन होता है, ये मदर टंग, जो मदर टंग आपकी मातृभाषा होती है बच्चे की, वो जो है
अब उसको कहीं जाके क्लास नहीं करना होता, वो जब वो बोलना सीखता है आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वो बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये मदर टंग होती है बच्चे की। प्रथम लैंग्वेज 1 जो होती है वो भाषा अर्जन एक्विजिशन जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग जो होती है वो भाषा अर्जन का है। और ये जो आपका भाषा अधिगम है ये द्वितीय लैंग्वेज L2 माना जाता है। ये मानक भाषा है, विदेशी भाषा के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये भाषा का रूप है भाषा अधिगम का। नियम एवं व्याकरण समझो, किसी नियम में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ये जेन्युइन होती है, ठीक है। ये बच्चा प्राकृतिक रूप से जो है सीखता है। और लर्निंग में क्या होता है, व्याकरण नियम एवं पुस्तकों का आवश्यकता होती है, तभी ये भाषा अधिगम किया जा सकता है। देखो प्रोफेसर चॉम्स्की का विचार है, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर बच्चे में पहले से ही ये डाल करके भेजा जाता है ना, उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आएगा भाई। चॉम्स्की वाला जाके देख लेना, ये क्वेश्चन आ रहा है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं बोलूँगा क्योंकि 8 पेज ये पूरा सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट है, तो सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप जा करके पेपर देने के बाद या फिर अभी जो लोग सीरियस हैं PYQ सॉल्व करो तो बताना क्या इस 8 पेज से बाहर गया है क्या, कुछ कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। और ये नोट्स के लिए अभी मैंने ऊपर नंबर बताया है, उसको देख लेना। आप वहाँ पे जाके मैसेज करोगे तो आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे और बहुत कम प्राइस में, मात्र 99 रुपीज़ में अभी मिल जाएंगे BBIP MCQs के साथ में। समझो अभी ध्यान से। चॉम्स्की ने LED दिया था। गोल्डन की समझो, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है भाषा के परिवेश का, इन्वायरमेंट का होता है। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है जबकि द्वितीय भाषा हमेशा सीखी जाती है। जैसे हिंदी जो है वो भाषा जो है आपकी अर्जन है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको भाषा अधिगम करना पड़ेगा जो विद्यालय में जाके आप करते हो, ठीक है। देखो सीटेड रिपीट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझो। वाइगोस्की के अनुसार भाषा समाज के साथ परस्पर अंतःक्रिया सोशल इंटरेक्शन से अर्जित की जाती है, ये वाइगोस्की ने कहा। जबकि पियाजे कहते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के बाद आती है, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लेना भाई। चलो भाषा शिक्षण के सिद्धांत समझो। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होता है, प्रमुख भाषा शिक्षण सिद्धांत एवं उनका कक्षा में प्रयोग। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, बालक को भाषा सीखने में स्वयं सक्रिय रखा जाए, करके सीखना। हमेशा जो है बालक को क्या करना चाहिए, करके सीखने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। बालक को भाषा सीखने में जब आप स्वयं सक्रिय करेंगे तो वो चीज़ों को जब खुद से करके सीखेगा तो बहुत बेहतर ढंग से सीखेगा, ठीक है। उसमें स्थायित्व आएंगे। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत यही है कि बच्चे को करके सीखने देना, ठीक है। रुचि का सिद्धांत क्या कहता है, बालक को आप मोटी मोटी किताबें दे रहे हो सिलेबस पढ़ने के लिए, भाई ये पार्ट उठाओ यहाँ से यहाँ आप 4-5 पढ़ डालो, क्यों इंटरेस्ट लेगा भाई बच्चा, पढ़ेगा क्यों। जब आप उसको इंटरेस्टिंग आप जो है उसके बाल साहित्य की किताबें दो, जब वो बाल साहित्य में इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा धीरे धीरे रुचि लेकर के, तो जब उसकी रुचि डेवलप हो जाएगी फिर आप उसको अपने सिलेबस की बुक दो, फिर वो पढ़ेगा। कहानी की बुक दो, कविता के माध्यम से पहले उसका इंटरेस्ट डेवलप कराओ, यही तो रुचि का सिद्धांत कहता है। अनुकरण का सिद्धांत है, ये अनुकरण प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, ये स्किनर के अनुसार बच्चा वयस्कों के अनुकरण और पुनर्बलन के माध्यम से सीखता है। यहाँ पे बच्चे को इनाम दो, ठीक है, इनाम देने की बात करते हैं, दंड देने की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से बच्चा जो है क्या करता है, नकल करता है, सीखता है, ठीक है। ये स्किनर ने कहा था कि बच्चा वयस्कों की नकल करता है और इनाम के माध्यम से काम करता है। तो नकल और इनाम वाली बात स्किनर ने कही थी, ठीक है। सहानुबंध साहचर्य का सिद्धांत देखो क्या है। साहचर्य का सिद्धांत समझो ध्यान से। ये कहता है कि अमूर्त शब्दों को मूर्त से जोड़कर पढ़ाना, जैसे अ से अनार की फ़ोटो दिखाना। भाई अमूर्त शब्द, अ के बारे में बच्चा क्यों समझेगा, जब आप उसको अनार दिखाओगे तब वो सब चीज़ों को कर पाएगा ना। जो उसके सामने चीज़ें होती हैं मूर्त, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने चीज़ें होती हैं, तो ऐसे अमूर्त वस्तुओं को आप किसी मूर्ति उसके प्रत्यक्ष रूप से उसको दर्शन करा दोगे, उसको दिखा दोगे, तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ पाएगा। अब देखो व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति अलग होती है, सबके अंदर डिफरेंट जो है आप क्वालिटी होती है अलग अलग, तो वो क्या होते हैं, विभेदित अनुदेशन अपनाना, ठीक है। यही तो होता है बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं, उनकी क्षमताएँ अलग अलग होती हैं, तो अतः उसे विभेदित अनुदेशन के माध्यम से सिखाया जाता है, ठीक है। टॉपर्स एग्जाम टिप्स समझ लो थोड़ा सा कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे को भाषा का प्रभावी एवं अव्यक्तिपूर्ण प्रयोग सिखाना है, ना कि केवल व्याकरण रटाना। जब भी छपेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और नोट्स कैसे लग रहे हैं भाई कमेंट करके बताना, ठीक है। 8 पेजेस के नोट्स में मैंने पूरा पेपर 2 की हिंदी निपटा दी है, ठीक है। अब वाली BBIP MCQs करना है, जिनको भी करना है सीरियस हो तो भाई नोट्स ले लेना ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि वीडियो देखना और नोट्स में खुद से रिवाइज करने में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। सुनने बोलने में भूमिका में भाषा के कार्य, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मोटी मोटी किताबों के चक्कर में मत पड़ना भाई। भाषा का कार्य एवं बालक द्वारा इसका प्रयोग। भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि ये चिंतन और पहचान का आधार होता है। भाषा क्या है, खाली विचारों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि ये चिंतन और पहचान का आधार।
श्रवण कौशल लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग की भूमिका, बच्चा सुनकर ही ध्वनियों का विभेदीकरण, उच्चारण एवं शब्द भंडार विकसित करता है। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो बच्चा उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और वो सुनता है, फिर उसको तोड़ता मरोड़ता है, फिर उसके उच्चारण को जो है पकड़ता है, फिर उसको जब उच्चारण वगैरह समझ पाता है तो वो धीरे धीरे अपने शब्दकोश की वृद्धि करता है कि हाँ ये इस चीज़ से होता है। मौखिक व्यक्ति लिसनिंग क्या होता है? देखो, अपने विचार, भावनाओं एवं जिज्ञासाओं को निर्भीक होकर व्यक्त करना, यही तो स्पीकिंग है। अभिव्यक्ति तो यही तो करता है व्यक्ति, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को, जिज्ञासाओं को एकदम निर्भीक होकर व्यक्त करेगा, तो यही तो मौखिक अभिव्यक्ति है। बालक भाषा का प्रयोग कैसे करता है? देखिए, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने के लिए करता है, सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं विचार विमर्श के लिए करता है। प्राइवेट स्पीच, ये पूछा जाता है प्राइवेट स्पीच, भाई वाइगोस्की का, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि पूरा ही 8 पेज इंपॉर्टेंट है। अपने कार्यों को निर्देशित करना, देखो घंटों आप 5 घंटे 10 घंटे की मैराथन ले रहे हो, लो, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 8 पेज की जो है 25 से 20 मिनट की क्लास देख लो और जा कर के मिलाओगे तो सारी चीज़ें यही सेम टू सेम, सारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो आप लिमिटेड टाइम में शॉर्ट पढ़ो, शॉर्ट में चीज़ें पढ़ो, लेकिन जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो सोर्स हैं बस उसको फॉलो करो। प्राइवेट स्पीच किसका है? वाइगोस्की द्वारा। अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए इन्होंने प्राइवेट स्पीच की बात कही, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। उपकरण के रूप में ITS टूल, अब समझो सूचना प्रौद्योगिकी का कैसे उपयोग करते हैं। आधुनिक तकनीक एवं डिजिटल उपकरण समझो। बहुमीडिया, जो मल्टीमीडिया का प्रयोग, ऑडियो वीडियो क्लिप्स, डिजिटल कहानी और पॉडकास्ट द्वारा भाषा समृद्ध परिवेश देना। देखो, बच्चों को क्या करना है, ऑडियो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं, ठीक है, कोई जो है दिव्यांग बालक है या जो है किसी भी प्रकार का जो है दिव्यांग व्यक्ति है, शिक्षा ग्रहण करने आया बच्चा, तो ऐसे में उसको अगर हम डिजिटल ऑडियो वीडियो क्लिप्स के माध्यम से समझाएंगे तो थोड़ा सा चीज़ें समझने भी, विजुलाइज करने में आसानी होगी, साथ ही साथ बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप करेगा, ठीक है। कहानियाँ दिखाओगे तो उसके माध्यम से बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो होगा, उनके सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी। कहानी दिखा करके वो आप उनकी स्टोरी फिर से पूछ सकते हो, तो इससे जो उनके चिंतन करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर जो है वो इम्प्रूव होगा, तो इसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, देखो भाषा प्रयोगशाला, कंप्यूटर समर्थित अधिगम द्वारा उच्चारण एवं वर्तनी में सुधार करना, ठीक है। IT के माध्यम से आप भाषा की प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब का करके जो है कंप्यूटर समर्थित अधिगम करके उसकी उच्चारण एवं वर्तनियों में सुधार कर सकते हो। जैसे आजकल डिजिटल क्लासेस चलती हैं, उसके माध्यम से आप कोई कविता लगा दो, आप बच्चों को कविता, जो कोई भी कविता दिखा रहे हो उसका उच्चारण कर रहा है और पूरे हाव भाव दिखा करके जो है वहाँ पे अब बच्चे जो है डांस करके वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझते हैं, उसके उच्चारण को पकड़ते हैं, तो इससे उनके अंदर काफ़ी सुधार होता है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड, अमूर्त भाषाएं और अवधारणाओं को विजुअल एनिमेशन के माध्यम, कोई कविता है वो बच्चा रट रहा है बोल बोल के, है ना, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, वही चीज़ जब विजुलाइज करेगा, आंखों से देखेगा, क्योंकि जो आंखों से देखता है उसको ज़्यादा समय तक वो माइंड में रहता है, तो वो चीज़ें उसको लर्न हो जाएगी, वो इन्जॉय करेगा उसको, ठीक है, वो रटने वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी। भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका और समालोचनात्मक परिवेश समझो। परिवेश, रोल ऑफ ग्रामर क्या है? देखो, सीटेट में व्याकरण भाषा की विधियों पर बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझना। सीटेट में जो है वो व्याकरण शिक्षण की विधियों पे बार बार, जैसे अब ये डायरेक्ट प्रश्न छपेगा, आगमन विधि, निगमन विधि और संदर्भ में व्याकरण, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, 2 3 4 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा इस 3 लाइन से, ठीक है। अब देखो, इसको हटा दो भाई, यहाँ से ये हटा दो, ठीक है। नियम से उदाहरण, उदाहरण से नियम, ठीक है। आगमन विधि क्या कहता है? इंडक्टिव मेथड, इंग्लिश वाले भी देख लेना भाई, बता चुका हूँ। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम रखना। आगमन विधि कहता है उदाहरण से नियमकीकरण। उपयोगिता समझो, बाल केंद्रित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि अपनाई जाती है, बच्चे स्वयं नियम खोजते हैं। उदाहरण, बच्चे को पहले नियम मत सिखाओ, वो देख करके डर जाएगा भाई, उसको उदाहरण दो, उदाहरण के माध्यम से समझाओ चीज़ों को, उसके बाद जब वो चीज़ें हो जाए फिर बताओ कि देखो इसको हम इस रूल से भी डायरेक्ट कर सकते थे, समझ रहे हो। तो प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर पे सर्वश्रेष्ठ विधि जो मानी जाती है वो आगमन विधि मानी जाती है, उदाहरण से नियम की तरफ, स्पेसिफिक टू जनरल, है ना, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। समझ में आ रहा है? चलो, निगमन विधि क्या होता है? डिडक्टिव मेथड, ये नियम से उदाहरण की तरफ जाता है ना, ठीक है। अब इसको समझो क्या होती हैं चीज़ें। शिक्षक केंद्रित, नियम याद कराने पे आधारित उच्च कक्षाओं में तो प्रयोग की जाती है। जो निगमन विधि होती है वो शिक्षक केंद्रित, हमें जब बोलेगा आगमन विधि तो ये बाल केंद्रित होता है, लेकिन जब हम निगम विधि की बात करेंगे तो ये शिक्षक केंद्रित, क्योंकि इसमें नियम पहले होता है उसके बाद में उदाहरण होता है। नियम को अगर याद कराना हो या नियम याद कराने पर आधारित हो उच्च कक्षाओं में तो इसका प्रयोग कर सकते हो। देखो, ये फेवरेट है,
ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में व्याकरण, इसमें समझना। गद्यांश पद्यांश पढ़ाते समय आए शब्दों में व्याकरण सिखाना, जो उस गद्यांश उस पद्यांश में आएगा, है ना, जो उस कहानी में आएगा, इन सारी चीज़ों को वहीं पे रोक करके उसी के संदर्भ में ग्रामर को पढ़ाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे सीटेट का सबसे पसंदीदा विकल्प है संदर्भ में व्याकरण, भाई छपेगा ही छपेगा, इस बार भी छपेगा। संदर्भ में व्याकरण सीखना सबसे अर्थपूर्ण होता है, ये आएगा और इसको पॉजिटिव मान के निकल जाना, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, अपने इस नोट्स में जो लोग हमारे नोट्स परचेज कर रहे हैं उनको मैं जो है 5 वीडियो की जो लिंक दे रहा हूँ, बस उस 5 वीडियो में भी इतनी क्षमता है कि आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। 9935523329 पे मैसेज करो। साथ ही साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे भाई, उन्हीं टैग वर्ड से निकल जाएंगे आंसर, बिना आपको क्वेश्चन रीड किए, प्रश्न से ही या विकल्प से भी 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो, ये सब हिंदी के, ठीक है। तो मेहनत करो, ठीक है, सही दिशा में अपनी तैयारी करो। सीटेट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मास्टर टिक समझो, सीटेट के किसी भी ऑप्शन में यदि संदर्भ में व्याकरण लिखा हो तो 99% मार के चले जाना भाई, ये सही होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, 3 पेज हो चुके हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ समझो। बहुभाषिकता क्या होता है? मल्टीलैंग्वेजिज्म एक संसाधन है कि बाधा है? तो समझो, बहुभाषिकता जो होती है वो एक ही कक्षा में विभिन्न भाषाओं बोलियों के बच्चों का होना, ये एक प्रकार से संसाधन है भाई। अलग अलग परिवेश से बच्चा आया है, अलग अलग जो है समाज से बच्चा आया है, तो चीज़ों को समझेगा। अलग अलग जो है, कोई असम से बच्चा आया है, कोई जो पंजाब से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, तो अलग अलग अपनी अपनी चीज़ें लेकर के आया है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए एक संसाधन है, टीचर्स के लिए। उसका उपयोग करके सारे पूरे बच्चों के जो है सब जो उनकी स्पेशल चीज़ें उनको सिखाया जा सकता है, ठीक है। उसको समझ के ऑब्जर्व करके खुद से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। तो हमेशा जो मल्टीलैंग्वेजिज्म होता है, बहुभाषिकता, वो क्या होता है? एक संसाधन होता है, ठीक है। एनसीएफ 2005 एनईपी 2020 का दृष्टिकोण है कि बहुभाषिकता कक्षा में बाधा नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, रिसोर्स है, एक संपत्ति है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, बहुभाषिकता है महत्वपूर्ण संसाधन, रिसोर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। त्रिभाषा सूत्र आता है भाई, हर बार आता है, देख लो, इसलिए एकदम लिमिटेड वे में मैंने 8 पेज में समेटा है। सिर्फ वही चीज़ें जो एग्जाम में आती, इसको मैं बना सकता था लंबा चौड़ा, लेकिन फिर भी सिर्फ 8 पेज किया। प्रथम भाषा क्या है? लैंग्वेज फर्स्ट, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जो होती है वो प्रथम भाषा है। द्वितीय भाषा जो हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा, या अंग्रेजी गैर हिंदी राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी, ये आपकी लैंग्वेज 2 है। लैंग्वेज 3 क्या है? अंग्रेजी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, वो लैंग्वेज 3 है। तो फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, ये जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है भाषा संबंधी विकार, आएगा क्वेश्चन। अफेजिया और डिस्पेजिया समझो। भाषा संप्रेषण और बोलने में अगर कठिनाई हो रही है तो डिस्पेजिया अफेजिया नाम है, ठीक है। डिसलेक्सिया पठन विकार संबंधी, ठीक है। डिस्ग्राफिया जो है वो क्या है? तो वो लिखने संबंधी, ठीक है। चलो टॉपर्स गोल्डन रूल समझो। शिक्षक को हर बच्चे की मातृभाषा को स्वीकार और सम्मान करना चाहिए, तथा बच्चे कक्षा में बच्चों को अपनी भाषा में बोलने का पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। आ जाओ भाषा कौशल पे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, 4 भाषाओं और कौशल का वर्गीकरण समझो। भाषा के 4 बुनियादी कौशल होते हैं। सुबोपली, है ना, LSRW, ठीक है। LSRW लिसनिंग माने सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, R मतलब रीडिंग, W मतलब राइटिंग। LSRW सुबोपली जो होता है ग्रहणात्मक कौशल, रिस्पेक्टिव स्किल और प्रोडक्टिव स्किल, दोनों ध्यान से रखना। प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव दोनों इसी को बोलते हैं। ग्रहणात्मक कौशल जो होता है ये क्या करता है? ये सुनने एवं पढ़ना से संबंधित कौशल होता है। इसका अर्थ या उद्देश्य होता है दूसरे के विचारों को ग्रहण करना या अर्थ ग्रहण करना। तो ये रिस्पेक्टिव स्किल है, ये आपका ग्रहणात्मक कौशल है, ग्रहण करना। अभिव्यक्त करना यानी बोलना एवं लिखना होता है, चाहे वो बोल के या लिख के अपनी बातों का व्यक्त करना। और ग्रहण करना सुन करके एवं पढ़ करके, तभी तो ग्रहण करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना। भाई बहुत आसान लाइन है और इसी एकदम टू द पॉइंट है। जिनको समझ में आ रहा होगा वो एक बार कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। कौशल के संबंध में चारों कौशल अलग अलग नहीं सीखे जाते हैं, बल्कि आपस में अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड एवं एकीकृत रूप से सीखे जाते हैं, ठीक है। पठन के प्रकार देखो फटाफट से। पठन के प्रकार देखो, सस्वर वाचन, मौन वाचन, गहन पठन, द्रुत पठन। देखो सस्वर वाचन क्या होता है? ओरल रीडिंग। उच्चारण सुधार एवं प्रवाह हेतु प्राथमिक स्तर पे सबसे श्रेष्ठ है सस्वर वाचन, ठीक है। बोल करके जब बच्चा को कविता अध्यापक पढ़ता है, उन्हीं के साथ साथ जो है बच्चे भी बोलते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होता है, ये प्राथमिक स्तर पे, ठीक है। मौन वाचन क्या होता है? साइलेंट रीडिंग। गहन अर्थ ग्रहण एवं चिंतन हेतु ये उच्च प्राथमिक स्तर पे है। देखो
प्राथमिक स्तर पे स्वस्थ और वाचन, उच्च प्राथमिक स्तर पे मौन वाचन कराया जाता है क्योंकि उनका लेवल बढ़ जाता है। गहन पाठन इंटेंसिव क्या होता है, रीडिंग, बारीकी से विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ना, तो एक गहन पाठन है, किसी चीज़ विशेष के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। द्रुत पाठन क्या है, आनंद या सामान्य जानकारी हेतु तेज गति के साथ पढ़ते रहना, द्रुत पाठन है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, देख लेना। रिपीट क्वेश्चन अलर्ट देखो, पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है अर्थ ग्रहण करना होता है, ना कि केवल अक्षर या शब्दों का धारा प्रवाह बोलते जा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाओ भाई, 4 पेज निपट चुके हैं, ध्यान से देखो फटाफट से। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन 8 पेज है, खाली बस फटाफट खींचते हैं। भाषा समझ एवं परिमितता का मूल्यांकन समझो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE समझो एवं पोर्टफोलियो। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों की कमियों को पहचान कर सीखने में सुधार करना, ना कि तुलना या रैंकिंग। कभी भी हमें तुलना रैंकिंग नहीं करना, सीखने में सुधार के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पोर्टफोलियो क्या है, किसी निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा किए गए जो क्रमिक एवं संगठित जो उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है, संग्रह किया जाता है। यह भाषा विकास का सबसे प्रामाणिक आकलन जो है उपकरण है पोर्टफोलियो। ठीक है, व्याख्या देखो, पोर्टफोलियो याद रखना, क्रमिक एवं संगठित संग्रह जो होता है, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। देखो उपाख्यानात्मक अभिलेख क्या होता है ना, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बच्चे के जीवन की विशेष घटनाओं और व्यवहार का जो लिखित ब्यौरा होता है ना, वो उपाख्यानात्मक अभिलेख कहलाता है। ठीक है, चलो तीनों में अंतर समझ लिया भाई, ये बार बार पूछा जाता है, पोर्टफोलियो और है ना, पोर्टफोलियो पूछा जाएगा और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये दोनों में अंतर समझ लेना, आएगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षण सहायक समाधि टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का फुल फॉर्म ध्यान से देखना। समृद्ध भाषा एवं परिवेश एवं TLM के प्रकार। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का एक साधन है, साध्य नहीं है, ध्यान रखना, साधन और साध्य में अंतर है। ठीक है, जैसे बच्चा है वो साध्य है, लेकिन पाठ्यपुस्तक ही साधन होता है। ठीक है, पाठ्यपुस्तक ही सब कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये TLM में ध्यान रखिएगा विशेष बात। बाल साहित्य चिल्ड्रन लिटरेचर, बच्चों में स्वतंत्र पठन और प्रामाणिक भाषा सीखने के लिए सबसे बेस्ट सर्वोत्तम TLM बाल साहित्य है। ठीक है, प्रिंट समृद्ध परिवेश देखो, कक्षा की दीवारों पर चार्ट, कहानियाँ, पोस्टर, चित्र और बाल साहित्य प्रदर्शित करना, इससे बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र भाषा सीखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें इंटरेस्टिंग रहती हैं। प्रामाणिक सामग्री, वास्तविक जीवन से जुड़ी सामग्री, जो ऑथेंटिक मटेरियल है सामग्री, जैसे समाचार पत्र, होटल का मेन्यू कार्ड, विज्ञापन, रसीद आदि, ये जो है प्रामाणिक सामग्री है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से बच्चे जो है चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व करके समझ पाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण देखो, रेमेडियल टीचिंग, निदानात्मक शिक्षण डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक रेमेडियल टीचिंग। देखो दोनों चरण का सही क्रम हमेशा याद रखना, पेपर में आता है। निदानात्मक परीक्षण का डायग्नोस्टिक का क्या होता है, सीखने में आ रही कमियों, कठिनाइयों के कारणों की पहचान करना। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, रेमेडियल टीचिंग, पहचानी गई कमियों का निवारण या उपचार करना। ठीक है, टॉपर्स एनालॉजी समझो, जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का निदान करता है फिर दवाई देता है, वैसे ही शिक्षक पहले निदान करेगा फिर उपचार करेगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़। चलो 5वें पेज पे आ जाओ भाई, भाषा समझ एवं अपठित गद्यांश पद्यांश। देखो अब ये 15 नंबर मैंने इसको लास्ट में रखा, जो मेन था आपको पेडागोजी वाला वो करवा दिया मैंने। अब ये फटाफट से करेंगे, इसलिए इसमें कम 3 पेज दिया है भाई, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे पैसे नहीं कराने वाला, पैसे बहुत आसान आते हैं, खाली जो ग्रामर के रहेंगे अभी 2-3 लाइन में समझा देते। देखो आप पढ़ो लैंग्वेज, जो आपके अपठित गद्यांश आएंगे, एक गद्यांश रहेगा एक पद्यांश रहेगा। ठीक है, जो गद्यांश होगा प्रोज उससे 9 प्रश्न, पद्यांश से 6 प्रश्न। ये साहित्यिक, वैज्ञानिक और वर्णनात्मक एवं तार्किक क्वेश्चन आएंगे, इसमें व्याख्यात्मक पंक्ति एवं भाव संदर्भ वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो आज ध्यान से समझो, मैं यहाँ करूँगा नहीं, खाली एक तरीका बताऊँगा पैसेज का, बहुत आसान होता है, समझो। पहले प्रश्न पढ़े फिर गद्यांश। गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्नों को एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, इससे पद्यांश पढ़ते समय सही उत्तर तुरंत मिल जाता है। केवल गद्यांश के अनुसार उत्तर दें, अपनी बाहरी ज्ञान ना लगाएं भाई। अगर आप कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा नहीं ये ऐसे होना चाहिए था वास्तव में, लेकिन भाई उसको पैसेज के हिसाब से आपको आंसर देना है। उत्तर वही चुने जो गद्यांश या कविता में स्पष्ट है या प्रत्यक्ष रूप से कहा गया हो। अपने पास से सही गलत का निर्णय मत लेना, नहीं तो भाई गलत करके आओगे। लगता है कि भाई ये तो गलत चीज़ें बता रहा है, लेकिन वास्तव में पैसेज में वही है तो वही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। ठीक है, व्याकरण पर समझना, ग्रामर पोर्शन। गद्यांश में 3 से 4 प्रश्न संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम से सीधे पूछाते हैं। मैं बस यही डिस्कस करूँगा, बाकी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, चलो आ जाओ देखो। और जो हमारा जिन्होंने भी नोट लिया है बहुत सेटिस्फाइड हैं, और आप जाके VVIP क्वेश्चंस देखना भाई, वहाँ पे सारे PYQ का लफड़ा ही खत्म कर दिया जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखो फटाफट से देख लो। एक चीज़ समझना, ग्रामर में सबसे पहले ये समझो कि जो कुछ प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उसको आपको कैसे टैकल करना है। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय आ गए तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता है कि शब्द के प्रारंभ में जो जुड़ते हैं, शब्द के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं। अ, अनु, प्रति, सम, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा। शब्द के पीछे
जो जुड़े जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जैसे ता, इक, अत, आवट, है ना। ये सारी चीज़ें देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो सामाजिक, तो समाज धन इक, ये आपका इक प्रत्यय हो गया। सफलता, सफल धन ता, ये आपका ता प्रत्यय हो गया। प्रत्येक में प्रतिधन एक, तो प्रति हो गया। तो अ अनुप्रति सम, ये याद रखना, ता, इक, अत, आवट पीछे याद रखना, ठीक है। इतने से हो जाएगा, और भी देख लेना आप, लेकिन फिलहाल ग्रामर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसना। समास में देखो, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, चार, यही ज़्यादा पूछता है। द्वंद्व क्या होता है, दोनों पद प्रधान रहते हैं, जैसे माता पिता हो गया, सुख दुख हो गया, ठीक है, इस तरीके से। द्विगु क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है, जैसे मान लो चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, ये सारी चीज़ें। तत्पुरुष समास कारण चिन्ह का लोप होता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर पद प्रधान रहेगा और कारक चिन्हों का लोप होगा, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना। समझ में आ रहा है, भयभीत, है ना, ये सारी चीज़ें। बहुब्रीहि क्या है, तीसरा अर्थ देगा, पीताम्बर, मतलब ऐसे कहा जाए कि कोई तीसरा पद प्रधान होगा, जैसे लंबोदर, गणेश के बारे में बात हो रही, पीताम्बर, समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें। देश विदेश, द्वंद्व समास, त्रिफला, द्विगु समास, गगनचुंबी, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ठीक है, संधि पे आते हैं। तो ऐसे समझो, संधि के बारे में बता देता हूँ। स्वर संधि जो है आपके दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, ठीक है, यड़ है, आयादि है। तो अभी नीचे आएगा, देखते हैं। पहले समझो, सीधे समझ लो कि जो आपका दीर्घ संधि होता है ना, वो आपका होता है अ प्लस अ, यानी आ बनाता है। क्या बनाता है, आ बनाता है, ठीक है। और गुण संधि क्या होता है, तो गुण संधि जो होता है भाई, देखो ध्यान से समझना, दीर्घ तो समझ गए, अब गुण संधि के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझो। गुण संधि में अ धन ई बल्कि ए बनता है, जैसे महेश हो गया, ठीक है, ये ए वाली चीज़ें जो बनती हैं, महर्षि है। वृद्धि में आ जाओ, तो वृद्धि में आप देखोगे अ प्लस ए मिल करके ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ए, है ना। ए औ की जो मात्रा होती है, अकैक हो गया, है ना, सदैव हो गया, ए और औ की जो मात्राएं होती हैं वो इसमें आती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे देखो, प्रतिधन एक, यण संधि हो गया, विद्यालय, विद्याधनालय, ये दीर्घ संधि हो गया, ठीक है, चूँकि आ की मात्रा का यहाँ पे आ रहा है ना, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे। चलो यहाँ आ जाओ भाई, ये क्या कह रहा है, संज्ञा व विशेषण बदलना, मूल शब्द से भाववाचक संज्ञा विशेषण बनाना, ठीक है। समाज, सामाजिक, समाज से सामाजिक, ये विशेषण बना। मानव से मानवता, ये भाववाचक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आ जाओ भाई, 2 पेज और हैं, फटाफट देखो। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, वैसे ही इसके वीवीआईपी क्वेश्चन में डाला है मैंने, लेकिन फिर भी फटाफट देखते चलो, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई हैं क्या। सीटें परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले वीवीआईपी प्रैक्टिस सेट मैंने ज़्यादा नहीं डाले हैं, बस थोड़े से क्वेश्चन डाले। देखो, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ होना चाहिए, भाषा नियमों का ज्ञान देना। भाई नियम कानून के बारे में ज़्यादा मत सिखाओ बच्चे को। केवल आ गया, गलत है, नियम आ गया, गलत है। भाषा प्रयोग की कुशलता, भैया बच्चे को अभी जो है कुशलता की बात किया, इसको, इसका मेन उद्देश्य समझना क्यों कर रहा है, क्योंकि प्राथमिक में बच्चों की भाषा क्षमता बोल दिया ना, भाषा साहित्य की समझ बनाना, साहित्य तो अलग चीज़ है, इसमें भाषा क्षमता कैसे विकसित करोगे। तो भाषा प्रयोग की कुशलता का विकास करना, व्याख्या, भाषा का मुख्य उद्देश्य अभिव्यक्ति एवं प्रयोग है, ठीक है। चलो उसके बाद भाषा साहित्य मार देना। वायगोष्ठी के अनुसार बच्चों की भाषा सीखने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, बताओ अभी। केवल, केवल गलत है भाई, केवल आ गया तो नेगेटिव है। पुरस्कार और दंड आपको मैंने बताया था नेगेटिव। अब मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे वो एक वीडियो हो जिसमें मैंने कहा है, गारंटी के साथ बोला था कि मात्र एक वीडियो देखो, एनसीएफ टैग वर्ड वाली वीडियो है, प्लेलिस्ट में है, सीटेट क्रैश कोर्स के नाम से। और जिन्हें भी नोट्स लिया है मैंने, वो वीडियो की 5 वीडियो की लिंक दी है, वो 5 वीडियो देखो यार। एक वीडियो में इतनी क्षमता है कि पेडागोजी के 70-75 नंबर आप उस एक वीडियो से निपटा सकते हो। अभी तो ऑप्शन आप चले जाओगे करके, ठीक है। देखो, व्याकरणिक नियमों को ज्ञान बनाना, ये सब बिल्कुल भी कंठस्थीकरण पे जोर नहीं देना, बस सामाजिक अंतर या सोशल इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट मार के निकल जाओ, पॉजिटिव निगेटिव से भी हो जाएगा ये। भाषा अर्जन क्या है, डायरेक्ट आएगा, ये प्रश्न छपने वाला है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। नए हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करना, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी। और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं, जितने लोग वीडियो देखोगे अगर उतने लोग लाइक करोगे फिर ही नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। यह औपचारिक और प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन भाई अभी आया ना, लंगर, यह औपचारिक नहीं होता, अनौपचारिक होता है, जो हम नेचुरल से सीखते हैं। केवल, केवल आ गया, निगेटिव है, नहीं जाएगा भाई, सी तो हो ही नहीं सकता, औपचारिक तो हो नहीं गया, क्योंकि वो जो अधिगम था वो औपचारिक था। इसमें केवल व्याकरण, भाई केवल, केवल देखो निगेटिव निकल गया, उससे स्वाभाविक और अनौपचारिक होता है, बिल्कुल भाई। आशा अर्जन औपचारिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छप रहा है इस बार एग्जाम में, ठीक है। बहुभाषिकता समझो, मल्टी लैंग्वेज हमारी पहचान है, हमारी डैश डैश है भाई, आएगा पेपर में, ठीक है। बहुभाषिकता जो है वो हमारी
सभ्यता वह संस्कृति का अभिन्न अंग होता है। चुनौती, बाधा, समस्या, अज्ञानता, बात देखो इसमें अज्ञानता आ गया, इसमें बाधा आ गया, ठीक है, और इस वजह से ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, भाषा जो साहित्य का, साहित्य की बात ही नहीं है भाई, ये सभ्यता और संस्कृति की बात है, एक के साथ निकल जाओ। कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। पढ़ने का प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है, समझना। वर्णों की पहचान करना नहीं भाई, पढ़ने का वर्णों की पहचान करना नहीं है, अर्थ ग्रहण करना। मैंने अभी बताया उसको, डायरेक्ट लाइन में आया वो क्वेश्चन है। हमें पढ़ने का जो हमारा जो प्राथमिक अर्थ है, महत्वपूर्ण है, वो अर्थ ग्रहण करना है। ये नहीं कि फटाफट आप एक लाइन से पढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। अक्षरों का सही उच्चारण करना नहीं भाई, तेज गति से पढ़ना नहीं भाई, वर्णों की पहचान कुछ नहीं, अर्थ ग्रहण कर पा रहे हो तो चीज़ें सही हैं। चलो 10 क्वेश्चन था, फटाफट से ख़त्म करते हैं, ठीक है। बच्चों के भाषा विकास का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोग होता है। भाषा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो के साथ, उत्तर पुस्तिका, रिकॉर्ड, परीक्षा मूल्यांकन, मार्कशीट सब बेकार है भाई। निदानात्मक परीक्षण अभी बताया, डायग्नोस्टिक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो अधिगम में बच्चों की कमी और कठिनाइयों की पहचान करना, यही तो है। निदान करने के लिए पहले पहचान तो करना पड़ेगा। अभिभावक को शिकायत भेजना निगेटिव है, बच्चों के अगली कक्षा में प्रोन्नत करना गलत है, निगेटिव है। ग्रेड और अंक देने की बात ही नहीं करनी है भाई बच्चे को। देखो भाषा शिक्षण में संदर्भ में व्याकरण आया है भाई, फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहे हैं तो ये आएगा। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट आएगा ही आएगा। व्याकरण की अलग से पुस्तक देना बिल्कुल नहीं देना है भाई। व्याकरण का कोई पाठ ना समझाना बिल्कुल गलत है, केवल नियम गलत है भाई, बी के साथ निकल जाओ, ठीक है। चलो भाई पॉजिटिव नेगेटिव से हो जा रहे हैं चीज़ें। चलो अभी बताओ कैसा लगा आपको ये मास्टर नोट्स। और अगर आप जो है भाई चाहते हो कि आप ऐसे टू द पॉइंट नोट्स, और हर सब्जेक्ट के एसएसटी वालों भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के इतने बेहतरीन 8-8 पेज में निपटा दिए हैं सारे क्वेश्चन, और टॉप 400 क्वेश्चन दे दिए, मैक्सिमम 60 नंबर के क्वेश्चन। चूँकि एनसीईआरटी बेस्ड रखा है तो मैक्सिमम क्वेश्चन फंसेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार मैं फिर से स्क्रीन पर लिख देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली 9935523329 पे मेरे को व्हाट्सएप करके सीटेड नोट्स लिख देना भाई। 99 रुपीज़ में पर पेपर है। जैसे प्राइमरी कोई लेगा ऑल सब्जेक्ट दे दूंगा 99 में, मैथ साइंस कोई लेगा तो ऑल सब्जेक्ट जिसके साथ हिंदी, इंग्लिश और जो भी उनका लैंग्वेज है वो भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसके BBIP MCQs भी मिल जाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट और लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई। आप लोग को शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, धन्यवाद।